आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसका सेकंड चैप्टर, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। और ये इसका भाग 1 है। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, कैसे उन्हें अपने देश के लिए प्रति प्रेम, गर्व और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में पहले अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीयों ने कई उपनिवेश राज विरोधी जो आंदोलन थे वो किए थे। तो उपनिवेश का मतलब आप सभी को पता है कि जब कोई देश किसी और देश में आकर अपना राज, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता है तो हम उसी को उपनिवेश कहते हैं। तो ऐसे में तो भारतीय लोगों ने कई तरह के आंदोलन किए थे उपनिवेश राज के विरुद्ध, जिससे कि जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन लोगों में अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना आई थी। ये राष्ट्रवाद और जो ये आंदोलन है, राष्ट्रवाद और आंदोलन जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब लोग औपनिवेशिक काल से परेशान हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे, तो अलग अलग जो समुदाय थे, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, वो सब मिलकर एक साथ आए और औपनिवेशिकों से लड़े और उनमें एकता का भाव जागृत हुआ। इस चैप्टर में हम कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग समुदायों का इन जो आंदोलन थे इनमें कैसा योगदान था, क्या उनकी सक्रियता थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसका अगर हम समय की बात करते हैं तो इसका समय था 1914 से 1918 तक का। और ये दो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ थे, दो पावरफुल कंट्रीज़ नहीं, मतलब दो पावरफुल कंट्रियों का जो समूह था उनके उसमें लड़े गए थे, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियाँ। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, ये सारे देश एक साथ थे, इन्हें मित्र राष्ट्र बोला गया। और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ थीं, जिनमें थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, तुर्की आदि। ये सारे के सारे केंद्रीय शक्तियों के रूप में उस वक्त एक समूह के रूप में काम कर रहे थे। और ये युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक के बीच में, जिसमें ब्रिटेन ने भी भाग लिया, आप जैसा देख सकते हैं, मित्र राष्ट्र के रूप में। तो इसका जो प्रभाव था, ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने से इसका जो प्रभाव था वो भारत पर भी पड़ा। इसमें मेनली क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन ने भाग लिया था तो भारत पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस वजह से, क्योंकि ब्रिटेन ने उसमें भाग लिया था, तो इस वजह से ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो खर्च हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और इस वजह से ब्रिटेन ने अपना जो रक्षा व्यय था, जिसका भरपाई जो था, उसे भारत से ही पूरी करनी थी। मैं मतलब यानी कि केवल भारत नहीं बल्कि और भी कई उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो वो अपनी जो भरपाई था वो और देशों से कर रहा था जो उसके उपनिवेश थे। तो ऐसे में भारत पर भी इसका जो रक्षा व्यय था वो पैसा मतलब बढ़ना था। तो ऐसा हुआ क्या कि जिसकी लिए जो ब्रिटेन था उसने अपने रक्षा व्ययों को पूरा करने के लिए, अपना रक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने युद्ध में भाग लेने की वजह से हुए खर्चे की भरपाई करने के लिए उसने भारत में जो कर लगाए गए थे उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। इसके लिए उन्होंने सीमा शुल्क बढ़ा दिए। जो इनकम टैक्स था, जो अभी तक नहीं लागू किया गया था, लोगों की सैलरी पर जो टैक्स लोगों को पे करना पड़ता था वो अभी तक भारत में लागू नहीं था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इस नए कर को भी, इस आय कर को भी लागू कर दिया गया, इनकम टैक्स को भारतीयों पर लागू कर दिया गया।
और भी कई परेशानियां थी, जैसे कि युद्ध के दौरान जो क्या हुआ था कि जो वस्तुएं थी उसके दाम दोगुने हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इससे जो आम लोग थे उन्हें बहुत ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपने जो चीज़ें थी, बहुत जो रोज़मर्रा की चीज़ उसमें यूज़ वो लोग करते थे चीज़ों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे दामों में वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। जो ग्रामीण इलाके थे, गांव वाले जो इलाके हुआ करते थे, वहाँ पर सिपाहियों की ज़बरन भर्ती की जाने लगी, क्योंकि बहुत से जो सैनिक थे वो ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। तो ज़बरदस्ती जो गांव के इलाके के लोग थे उन लोगों को सेना में ले जाया जाने लगा, उन्हें भर्ती किया जाने लगा, जिससे जो लोग थे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा भर गया। उस समय भारत के बहुत से हिस्सों की जो फसल थी, जो किसानों ने उगाई थी, वो ख़राब हो गई थी, और जिस कारण जो खाद्यान्न आपूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उस वक्त सूखा भी पड़ गया था, क्योंकि सूखा पड़ा था तो फसल ख़राब हो गई, और ख़राब होने की वजह से जो लोग थे उन लोगों को अनाज भी नहीं मिल पा रहा था। फिर इस वजह से भी दाम दोगुने हो गए थे। और इसी वक्त देश में महामारी भी फैल चुकी थी। महामारी, जैसा कि अभी भी हमारे देश में महामारी फैली हुई है, तो ऐसे ही उस समय भी देश में महामारी फैल गई थी। और अभी तो स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी और बहुत से लोग मारे गए थे। अगर इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे 1921 का सेंसेक्स जब लिया गया था तो उसमें बताया गया था कि करीब 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो सूखे और महामारी की वजह से मर गए थे। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, जो उस वक्त देश में महामारी और सूखा पड़ा था, उस वक्त लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो लोगों को लगा कि जो स्थितियां हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, इस वजह से ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ये स्थितियां जो हैं वो बाद में सुधर जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की जो ये उन्होंने अपने मन में ये विचार रखे थे कि चीज़ें सुधरेंगी, हम लोगों की भी स्थितियां सुधर जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे समय में भारत की राजनीति में एक नए व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसने लोगों को विरोध करने का एक नया तरीका सिखाया, और इनका नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो इसी वक्त महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं, और लोगों को उन्होंने सत्याग्रह का एक विचार दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई करना, या सत्याग्रह के आग्रह करना, या सत्य के साथ साथ अहिंसा को मानना। तो हम कह सकते हैं किसी भी अन्याय का अहिंसात्मक रूप से विरोध करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी ने ये जो तरीका था वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। हुआ क्या था कि 1893 से लेकर 1940 तक का जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में मतलब रह रहे थे। वहाँ पर एक वो केस के सिलसिले में वहाँ गए थे, और वहाँ पर रहकर, दक्षिण अफ्रीका में रहकर, उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए कई बार सत्याग्रह किया था। नागरिक अधिकारों से मतलब है कि मताधिकार के लिए सभी लोगों को मत दिया जाए, सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं हों, क्योंकि उस वक्त जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पर पूरी तरह से जो श्वेत सरकार थी, यानी कि जो ब्रिटेन वाली सरकार थी, उसने अपना पूरी उसमें दक्षिण अफ्रीका में अपना साम्राज्य फैला चुके थे, और वहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो अश्वेत लोग थे, उन्हीं पर राज करने लगे थे, और उनको किसी तरह का कोई भी सुविधा, समानता नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत से आंदोलन जो थे वो अश्वेत नागरिकों के लिए किए थे, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। कई भारतीय भी वहाँ रह रहे थे, तो कई भारतीयों के लिए भी दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए थे। 1893 में गांधी जी जो थे वो किसी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और उन्होंने भारत से मतलब
डरबन तक की जो यात्रा थी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन तक की जो यात्रा थी वो पानी के जहाज़ से की थी, और इसके बाद उन्हें एक ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन का टिकट था उनके पास। और वो ट्रेन का टिकट जो उनके पास था, तो जो उनका क्लाइंट था जिसके लिए वो केस लड़ने के लिए जा रहे थे, तो उसने उनका जो टिकट था वो फर्स्ट क्लास का कर रखा था, ट्रेन का जो टिकट था। लेकिन जब टिकट चेकर जो होते हैं, जैसे गाड़ियों में भी आपने देखा होगा कि कंडक्टर जो होते हैं वो आते हैं और टिकट देते हैं, तो ऐसे ही ट्रेन में भी टिकट पहले से ही लेना पड़ता है। तो वो टिकट जो था उन्हें दिखाना था टिकट चेकर को अपना टिकट। तो टिकट चेकर ने जब वो आए, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो हैं ये अश्वेत हैं, भारतीय हैं और बैठे हैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। तो उन्होंने, टिकट चेकर ने उनसे बोला कि आप जाके थर्ड क्लास वाला जो डिब्बा होता है उसमें जाके बैठिए। तो गांधी जी ने उनकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तो टिकट चेकर ने ज़बरदस्ती उन्हें ट्रेन से धक्का दिया और उतार दिया, और इस घटना से ही जो सत्याग्रह था उसका जन्म हुआ। और दक्षिण अफ्रीका में बहुत बार गांधी जी को भेदभाव का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और वहाँ भारतीयों और जो अश्वेत लोग थे उनके साथ हो रहे जो भेदभाव था उसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया, और उन्हें न्याय दिलाकर वो करीब 1915 में भारत आ गए। अपना जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो उन्होंने केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं किया, बल्कि भारत के कई जगह, कई राज्यों में भी उन्होंने सत्याग्रह किया, और जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। वो भारत आए 1916 में, 1915 में वो भारत आ गए थे, और करीब भारत में भी कई जगह उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। तो उनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चलाया गया था बिहार के चंपारण में। बिहार एक राज्य है, वहाँ का एक ज़िला है चंपारण। वहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, जो 1917 का ये आंदोलन है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया सबसे पहला सत्याग्रह था। चंपारण में अंग्रेज़ों ने किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने का फरमान सुना दिया था, क्योंकि नील जो होता है वो अंग्रेज़ों के लिए एक फ़ायदेमंद फसल बन चुकी थी, क्योंकि जिस नील का ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी उसका प्रयोग किया जाता था डाई बनाने के लिए, मतलब यानी कि रंगने के लिए। तो इस नीले रंग की जो मांग थी, भारत में बने हुए नीले रंग की जो मांग थी, वो यूरोप के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ों ने नील की खेती को अपने युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो उन्हें नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई और मुनाफा कमाने के रूप में देखा। उन्हें लगा कि इससे वे जो प्रथम विश्व युद्ध में जो उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आसानी से कर लेंगे। पर जो बिहार के जो किसान थे उन लोगों को इस नील की खेती करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। उल्टा, अगर वो किसी खेत पर कुछ वर्ष के लिए अगर नील की खेती कर लेते तो उनका जो खेत था कुछ वर्षों बाद पूरी तरह से बंजर हो जाता, जिससे कि वो आगे भी कभी भी उस भूमि पर फसल उगा ही नहीं सकते थे। तो इसका जो किसान थे उन्होंने विरोध किया। जब गांधी जी को किसानों की इस दुर्दशा के विषय में ज्ञान हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ तो मानने वाले थे ही नहीं उनकी बात को, किसानों की बात को, तो जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो ऐसे में उन्हें गांधी जी ने आके समझाया, और वहाँ पर उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। और इस आंदोलन द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नील की खेती का जो फरमान था वो वापस ले लिया, और आगे से किसानों को नील की खेती अपने खेतों पर नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। फिर जो दूसरा जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो किया था गुजरात के खेड़ा ज़िले में। ये जो खेड़ा है वो गुजरात में है, और ये सत्याग्रह किया गया था 1918 में, 1918 में ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया था गुजरात में। तो यह किसानों का अंग्रेज़ जो सरकार थी उनकी कर के विरुद्ध, मतलब वो लोग कर वसूल कर रहे थे, तो उसके विरुद्ध ये आंदोलन किसानों द्वारा किया गया था। इस वर्ष, मतलब 1918 की ये बात हो रही है, तो इस वर्ष गुजरात में महामारी और सूखा हो चुका था, सूखा फैल गया था। तो इस वजह से जो किसान थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो ब्रिटिश सरकार थी
उन्हें लगान वसूली करनी थी, तो वो उस लगान वसूली में किसी तरह की कोई रियायत किसानों को नहीं देना चाह रही थी। तो ऐसे में जो किसान थे उनका जो लगान था वो चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जबकि नियम ऐसा बनाया गया था कि अगर जो फसल है वो 25% से कम हो तो लगान को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाता है, उसमें पूरी छूट मिल जाती है। पर सरकार जो थी वो किसानों को छूट देने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ऐसे में गांधी जी को जब किसानों की इस स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने खेड़ा आकर किसानों को संगठित किया और किसानों ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने उनसे कहा कि जब तक उन्हें लगान में छूट नहीं मिलती है वो लगान देना ही बंद कर दें और इस आंदोलन को जारी रखें। और जून 1918 में ये आंदोलन ख़त्म हुआ जब अंग्रेज़ सरकार ने किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया, जब उन्हें पूरी तरह से छूट मिल गई, क्योंकि सूखा पड़ा था तो किसान किसी भी स्थिति में थे ही नहीं कि वो लगान चुका सकते। अब अगला जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था वो था अहमदाबाद का सत्याग्रह। तो 1918 में गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल मज़दूरों के साथ ये सत्याग्रह आंदोलन किया था। यहाँ पर मिल मालिक जो थे और जो मज़दूर थे उनके बीच में एक विवाद चल रहा था, उनकी जो मज़दूर थे उनकी मज़दूरी बढ़ाने का विवाद चल रहा था। तो इससे पहले जो मिल मालिक थे वो प्लेग भत्ते को वापस लेने के फैसले, जो किसान थे वो प्लेग जो भत्ता उनसे वापस ले लिया गया था उसका विरोध कर रहे थे, मिल मालिकों के विरुद्ध। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो उस वजह से उन लोगों को, जो कर्मचारी थे मिल के, उन लोगों को प्लेग भत्ता या प्लेग बोनस दिया जाता था, जिसे 1918 में जो मिल मालिक थे उन्होंने समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो इसी का जो विरोध था वो मज़दूर कर रहे थे। तो गांधी जी ने मज़दूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने के लिए कहा और बोला कि 35% बोनस की उन्होंने मांग दी कि कम से कम अगर आप 100% नहीं देते तो 35% बोनस आप दीजिए। तो अंत में जो हड़ताल थी उसको देखते हुए जो मिल मालिक थे उन्होंने 20% जो भत्ता था उसे देने को वो लोग तैयार हो गए।